हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेयर चैनल पर एक बार वापस से आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन स्थितियों में निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकाली जाती है, निरक्षीय स्थिति में निकाली जाती है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले अक्षीय स्थिति क्या होती है और अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अगर जो हम आगे पीछे मतलब क्षैतिज दिशा में हम क्या करें, मूव करें, अगर जो मूव कर रहे हैं तो यह स्थिति आपकी कहलाती है अक्षीय स्थिति। अब यदि ये जो अक्ष है ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस मार्कर को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इस तरफ कोई बिंदु ले लीजिए या फिर इस तरफ कोई बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर ठीक है, या फिर यहाँ पर आप कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए। उस बिंदु पर अगर जो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वह स्थिति कहलाती है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका जो फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस सूत्र का हम क्या करने वाले हैं, निगमन करने वाले हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैं आपसे पिछले 2 लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करने जा रहा हूं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो मान ले रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, सारी दुनिया वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही नापी जाती है। तो मान ले रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी आवेश के कारण किसी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। ये फॉर्मूला है। किसी आवेश के कारण, कोई आवेश मान लीजिए है, यहाँ पर कोई आवेश है Q और इस आवेश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए P। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मान ले रहे हैं कितनी है, r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वह आपका होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है ये फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो आप देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं। दोनों आवेशों के परिमाण तो समान होते हैं, किंतु प्रकृति जो होती है दोनों आवेशों की विपरीत होती है। प्रकृति का मतलब है, नेचर का मतलब है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो चलिए, तो आप देखेंगे कि मान ले रहे हैं कि ये बिंदु O से वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से, मध्य बिंदु O से एक बिंदु है P जिसकी दूरी कितनी है, r है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें दूरी चाहिए, आवेश से इस बिंदु की दूरी चाहिए। तो जब हम देख रहे हैं कि +Q आवेश को अगर हम देख रहे हैं तो +Q आवेश से जो बिंदु P की जो दूरी है, ये दूरी देख रहे हैं आप r है
और वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी हम लेते हैं वो 2l लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे सूत्रों का निगमन क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए r, d या फिर l ना लेकर के हम क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। अब ये देखेंगे मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O है। ए बिंदु पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, बी बिंदु पर कोई आवेश माइनस क्यू रखा हुआ है। तो हमें दूरी कहाँ से चाहिए, प्लस क्यू से चाहिए, बिंदु P की दूरी हमें चाहिए। तो आप देखेंगे ये 2l है और बिंदु O जो है वो मध्य बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव का, तो यहाँ से AO जो आपका होगा L हो जाएगा और OB जो आपका हो जाएगा OB क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस क्यू आवेश से जो बिंदु P की जो दूरी होगी वो R, तो यहाँ से O से लेकर के P तक की जो दूरी है वो कितनी R है। R में ये जो इतना डिस्टेंस है, ये वाली जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से जो दूरी होगी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की, वो दूरी आपकी हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। तो अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। मान ले रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। कितना है, E1 है। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश Q है तो Q अपॉन कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो दूरी आप देख रहे हैं कि कितना है, R प्लस L है। तो R प्लस L का क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, वो कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह प्लस क्यू आवेश से दूर जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस क्यू आवेश से दूर बाहर की तरफ होती है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण E1 है। तो E1 की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, प्लस क्यू से बाहर की तरफ होगी, अर्थात इस बिंदु से भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और ये मान ले रहे हैं कितना है, E1 हमने माना है। कितना माना है, E1 माना है। और E1 का फॉर्मूला जो हमें मिला वो मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हमें मिला। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण नंबर क्या कह दे रहे हैं, 1 कह दे रहे हैं। समीकरण नंबर कितना कह दे रहे हैं, 1 कह दे रहे हैं। और अब आते हैं किसके ऊपर, इस माइनस क्यू। इसी तरह से हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कि माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी हमें चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो मध्य बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वह दूरी है R, और फिर बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और हमें दूरी कहां से नापनी है, माइनस क्यू से P की दूरी लेनी है, अर्थात B से P की दूरी लेनी है। तो ये पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से देखेंगे आप R है, और ये दूरी आप देखेंगे OB की जो दूरी है कितनी, L है। तो R में से अगर जो हम इसमें से इसको घटा दें, किसमें से, इसमें से इस पूरी दूरी में से OP में से अगर जो हम माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, OB को माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, OB को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा BP मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, BP मिल जाएगा। और B क्या है, वह बिंदु है जहां पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो अर्थात माइनस क्यू आवेश से हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु P की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे OP की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ OP की जो दूरी है वो R है, माइनस OB की दूरी कितनी है, L है। तो इस तरह से जो BP की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। तो ये जो दूरी हमें मिलेगी, ये दूरी हमारे पास हो जाएगी R माइनस L। B से P की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R माइनस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और यही दूरी हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। आवेश से हमें उस बिंदु तक की दूरी चाहिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता चल गया ये दूरी कितनी है, R माइनस L है। तो मान ले रहे हैं कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। कितनी है, E2 है। तो E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, R माइनस L का क्या है, होल स्क्वायर है। तो R माइनस L है, तो फॉर्मूला होता है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू
1/4πε0 Q अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो इसी का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन क्या होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। अब इसको हम कह दे रहे हैं समीकरण नंबर क्या कह दे रहे हैं 2 कह दे रहे हैं। ये समीकरण नंबर आपका कितना है 2 है। अब हमें दिशा चाहिए तो E2 की जो दिशा होगी और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 ली है और माइनस Q आवेश की कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अर्थात वैद्युत माइनस ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आवेश की तरफ होती है, आवेश के अंदर होती है, आवेश के अंदर की तरफ होती है, उसकी ओर होती है। तो जो दिशा होगी E2 की जो दिशा होगी वो E2 की दिशा होगी माइनस Q की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी माइनस Q की तरफ होगी दिशा, किसकी E2 की होगी दिशा। अब आप देखेंगे कि दो सदिश राशियां हैं E1 और E2, ये दो सदिश राशियां हैं। अब इन दोनों की दिशाएं क्या है विपरीत हैं, दोनों एंटी हैं एक दूसरे के। जब दो सदिश राशियां आपकी होती हैं और उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं तो उन दोनों को हम क्या करते हैं घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमें निकालना है बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होगा। तो अब हम करेंगे क्या कि इन E2 और E1 का परिणामी हम क्या लेंगे रिजल्टेंट हम लेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे E1 इस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ होती है, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेश के अंदर की तरफ होती है। तो उसको हमने E2 लिया है और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों को घटा करके निकालेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं कि ये जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका होगा E2 माइनस क्या होगा E1 होगा। E2 डिफरेंस E1 होगा। हम नहीं बता सकते अभी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, अभी हम आगे देखेंगे। अभी तो डिफरेंस हमें लेना है E1 डिफरेंस E2 लेना है, E1 डिफरेंस हम क्या लेंगे E2 लेना है। ठीक है, अब इसमें से जो भी बड़ा होगा उसमें से हम क्या करेंगे छोटे वाले को घटा देंगे। तो आइए देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हर है यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हर है यहाँ पर ये 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, 1/4πε ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे Q जो आवेश है इन दोनों के परिमाण भी क्या है समान है। तो बदल क्या रहा है बदल रहा है केवल डिस्टेंस बदल रहा है, आवेश से बिंदु की दूरी में क्या है डिफरेंस है, अंतर है। तो आप देखिए कि ये जो हर है R प्लस L जो है ये दूरी क्या है बड़ी है, ये दूरी क्या है बड़ी है। किसकी अपेक्षा बड़ी है R माइनस L की अपेक्षा R प्लस L जो दूरी है वो बड़ी है। अब ये बड़ी है तो जब बड़े संख्या से हम भाग देंगे तो इधर वाली जो क्वांटिटी होगी इस तरफ वाली जो क्वांटिटी होगी वो छोटी आएगी, वो क्या आएगी छोटी आएगी। इसी तरीके से जो हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो इधर वाली क्वांटिटी क्या आएगी बड़ी आएगी, क्या आएगी बड़ी आएगी। तो अब इससे क्लियर हो गया कि भाई R माइनस L जो है आपका ये क्या है छोटा है किससे R प्लस L से। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि E2 जो आपका होगा वो बड़ा होगा, E2 जो आपका होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन होगा, किससे ग्रेटर देन होगा E1 से ग्रेटर देन होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे जो इनका परिणामी होगा E1 और E2 का जो परिणामी होगा जो रिजल्टेंट होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो मान ले रहे हैं E है, वो मान ले रहे हैं कितना है E है। तो अब हम E का मान निकालेंगे तो E इज इक्वल टू जो होगा कैपिटल E इज इक्वल टू वो आपका होगा E2 माइनस E1 होगा, E2 माइनस क्या होगा E1 होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान रखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से E1 और E2 का क्या करेंगे मान रखेंगे। तो पहले E2 का मान रखते हैं, E2 का मान रखते हैं तो 1 अपॉन कितना आएगा 4πε0 Q अपॉन आएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, माइनस का साइन है, किसका साइन है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा रहे हैं 1/4πε0 Q अपॉन आपका आएगा R प्लस L आएगा, क्या आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है 1/4πε0 ये कॉमन है। उसके बाद फिर Q भी कॉमन है तो Q को भी हमने क्या किया कॉमन ले लिया। अब इनसाइड ब्रैकेट हमारा बचेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन बचेगा आपका
आर माइनस एल का होल स्क्वायर ये बचेगा, माइनस का सिंबल 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये आपका बचेगा। कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले में कर देंगे। तो आर प्लस एल का क्या होगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होगा आर माइनस एल का आपका क्या होगा होल स्क्वायर होगा, अपॉन आपका क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का इंटू आर प्लस एल का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर यहां से आपको मिलेगा, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL मिल जाएगा। इसी तरीके से माइनस का सिंबल यहाँ पे है तो माइनस का सिंबल निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे हम एक्सपेंड करेंगे, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा 2RL होगा। ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं और फिर अपॉन में आपका होगा, यहाँ से आप देखेंगे कि ये r माइनस एल और फिर r प्लस एल। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ एक ब्रैकेट में रख रहा हूँ, एक ब्रैकेट में मैं इसको क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ, एक ब्रैकेट में इस तरह से इनका क्या कर दे रहा हूँ मैं होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो और एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ से हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है और माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2RL आपका आ जाएगा। दिस अपॉन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी है तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, क्या है कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या है प्लस प्लस है तो दोनों सिंपली क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर्ली ब्रैकेट में ये दोनों ऐड होंगे तो आपका हो जाएगा 4RL हो जाएगा। अपॉन आपको मिलेगा यहाँ से देखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये क्या होगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू आप देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे जो L है दिख रहा है आपको, जो L दिख रहा है आपको, ये L जो आपका है ये R की तुलना में L क्या है काफी छोटा है। तो जो L स्क्वायर होगा, जो L स्क्वायर आपका होगा वो R स्क्वायर की तुलना में और भी क्या होगा छोटा होगा। तो हम L स्क्वायर की उपेक्षा कर दें, L स्क्वायर को छोड़ दें तो हमारे R के ऊपर कोई प्रभाव उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे L, इसलिए सिंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिंस इस देयरफॉर क्या होगा आपका कि L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर जब L स्क्वायर को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा E इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 4RL अपॉन हमें मिलेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर मिलेगा। तो आर स्क्वायर का क्या मिलेगा हमें स्क्वायर मिलेगा। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर रेज टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये r कट कर दे रहे हैं और इसमें से पावर में से -1 कर दे रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 4L हमें मिलेगा, क्या मिलेगा 4L अपॉन क्या मिलेगा r क्यूब मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 4 है तो 2 2 4, हम क्या कर रहे हैं 2 को इस तरफ लेकर के आ जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हम इसको लिख सकते हैं 2 को बाहर ले रहे हैं हम, Q को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं तो Q और L के साथ में एक 2 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो Q इंटू कितना हो जाएगा
2L हो जाएगा अपॉन कितना होगा आपका R क्यूब होगा। और हमें पता है, हमें क्या पता है, Q इंटू जो 2L होता है मतलब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ये Q इंटू 2L हमने देखा है कि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उन वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q इंटू जो 2L है ये आपका P के इक्वल होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं तो P हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2P अपॉन हमें मिलेगा R क्यूब हमें मिलेगा। और ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमने क्या किया, फाइंड आउट हमने किया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों आवेश जो उपस्थित हैं, ये दोनों आवेश जो उपस्थित है, ये आवेश आपके निर्वात में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है, निर्वात में उपस्थित है। अगर जो ये किसी परावैद्युत माध्यम में अगर जो हुए, किसी परावैद्युत माध्यम में अगर जो इन दोनों आवेशों को अगर वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा तो जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो फॉर्मूला आ जाएगा, उसका फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आ जाएगा, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक आ जाएगा। और परावैद्युतांक को हम के से क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो अगर जो निर्वात ना हो करके कोई परावैद्युतांक पदार्थ यहाँ पर आ जाए तो हमें पता है कि जो E आपका होगा, E इज इक्वल टू हमें मिलेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर परावैद्युतांक कोई है, ठीक है, तो उसका जो परावैद्युत पदार्थ है तो उसका परावैद्युतांक मान ले रहे हैं क्या है, K है। तो हमें लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पे K 2P अपॉन क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो A हमें मिल जाएगा, एक फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमें ये इस तरह से दिखाई देगा। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण। अब एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, इसको हम एप्सिलॉन के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला हमें वापस से एक और फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा E इज इक्वल टू आपका होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो आपका होता है, ये आपका एप्सिलॉन हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन लिख रहे हैं। और यहाँ पे 2P अपॉन आपका क्या है, R क्यूब आ रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमने क्या की, प्राप्त की है। तो आप देखेंगे ये तीन फॉर्मूले वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको ये वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात और, इसमें आपको जब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आप इसको जरूर ड्रॉ करेंगे। और जैसे आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे बनाएंगे वैसे ही आपको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में इसको क्या करना है, अपनी भाषा में आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। थोड़ा थियरी पार्ट जो है आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। थियरी पार्ट लिखने के बाद आप इस स्टेप्स के ऊपर क्या होंगे, आएंगे। अब आपको अगर इसका थियरी पार्ट आप बना ले रहे हैं तो ठीक है, और बना ही आप लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डायग्राम हम बना रहे हैं वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा थियरी पार्ट लिख लेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं थियरी पार्ट आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा आपको। तो इस तरह से हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किया। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर क्या करें, इसको प्रिपेयर कर लेंगे। धन्यवाद।